तो चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की है और गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद भी लिया है। इसके बाद महंत अवैधनाथ और दिग्विजयनाथ महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचकर माथा भी टेका है। गोरखनाथ मंदिर में रामकथा शुभारंभ के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया था। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन तक ये शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी के साथ व्यासपीठ अयोध्या से आए जगत गुरु रामानुजाचार्य और स्वामी श्रीधराचार्य महाराज शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा में कई संत भी मौजूद थे। शोभा यात्रा कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में राम कथा का शुभारंभ भी किया। श्रद्धालुजनों को और पूज्य महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं उन सबके मन में इस वार्षिक कथा का अत्यंत इंतजार रहता है। आज से प्रारंभ होगी 13 सितंबर तक अश्विन कृष्ण तृतीया तक ये कथा मुहूर्त यहाँ पर अपराह्न में 3 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक प्रतिदिन आयोजित होती है। आज इसका शुभारंभ है। मैं सबसे पहले इस अवसर पर अपने कथाभ्यास के का और इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतों का हृदय की गहराइयों से उन सबका स्वागत करता हूँ, उन सबका अभिनंदन। और वही डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक 1 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे और दौरे की शुरुआत करते हुए डिप्टी सीएम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनके काफिले में शामिल कई गाड़ी आपस में ही टकरा गई, जिससे एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई है। डिप्टी सीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी की जो योजनाएं हैं, उनको धरातल पर जाकर के उनका निरीक्षण और दूसरा विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा होगी। 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराएगी। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, जितने विपक्षी दल हैं वो हाशिए पर हैं। उनकी नीति और एजेंडे गुंडे माफिया बदमाश मवालियों को प्रमोट करने वाले थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हाशिए पर कर दिया है। 2024 में जब भी चुनाव होगा, हम 80 की 80 सीटों पर प्रचंड बहुमत से चुनाव। और डीजीपी डीएस चौहान नोएडा दौरे पर पहुंचे हैं। सीपी कार्यालय में डीजीपी ने मातहतों के साथ बाकायदा बैठक भी की और इस बैठक में कानून व्यवस्था, माफिया विरोधी अभियान और महिला सुरक्षा, ये तमाम जो मुद्दे हैं, डीजीपी ने अधिकारियों को बाकायदा इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। और वहीं लिवाना अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर के तमाम होटल्स, अस्पतालों, कोचिंग सेंटर को मानकों की जांच करने के आदेश दिए हैं और मंगलवार को लखनऊ में हजरतगंज स्थित कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई के बाद जनता टीवी की टीम कोचिंग सेंटर के भरमार वाले इलाके कपूरथला पहुंची है, जहां पर रियलिटी चेक के दौरान आग से बचाव के लिए कई संस्थानों पर खामियां भी साफ तौर पर नजर आई हैं। तो कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां पर छात्र छात्राओं की सुरक्षा से लेकर कोचिंग में अग्निरोधक उपकरणों समेत एग्जिट्स के रास्ते भी इंतजाम वहां पर किए गए थे। जनता टीवी के इस रियलिटी चेक में आप ये देखिए। लिवाना अग्निकांड के बाद लगातार जो हॉस्पिटल हैं, जो होटल हैं और कोचिंग सेंटर्स की लिस्ट बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि इन तमाम जगहों की फायर एनओसी और नक्शे की जांच की जाए। इस समय हम लखनऊ के कपूरथला इलाके में मौजूद हैं। कपूरथला एक कोचिंग्स का हब माना जाता है और ये बीएसएल कोचिंग है, ब्रिटिश लैंग्वेज स्कूल की कोचिंग है ये, जहाँ पे तमाम लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं। और यहाँ पे साफ तौर से आपको दिखाना चाहेंगे अंदर घुस के भी कि ये एक गेट है और यहाँ पे फायर की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए अंदर आएंगे। देखते ये आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये बीएसएल कोचिंग है और यहीं पर ये कोचिंग का संचालन होता है और किस तरीके के फायर के इंतजाम है इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। भैया, यहाँ पे अभी लिवाना में आग लगी थी, आपके पास फायर के किस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं? जी, हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर हैं। आई थिंक इट्स बीन विद अस फॉर मोर देन 10 years एंड वी हैव इट रिफिल आफ्टर 6 months।
तो ये 6 महीने से पहले से लगा हुआ है। अभी आपके पास किसी तरीके का आदेश आया सरकार की तरफ से, क्योंकि कोचिंग है उनको फिर से रीचेक किया जा रहा है, नक्शा वगैरह भी उनका देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास ओके हैं? yes, yes, we are getting updated time to time, and we are updated because it's a matter of security, and we can't take risks with the students. कितने लगभग क्या एज होगी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, उन बच्चों के क्या एज होगी, कितने छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी आते हैं लैंग्वेज का कोर्स? Age group of students come over here, like from 12 years to 30 years or 35 years. इक्विपमेंट्स आप अपने दिखा दीजिए, किस तरीके के फायर के इंतजाम आप लोगों ने करे हुए हैं कि अगर अचानक से आग लग जाती है। आप देखिए यहाँ तस्वीरों में ये सिलेंडर लगा हुआ है बाकायदा, इस पर मैं जूम करने के लिए कहूँगा अपने कैमरामैन से। देखिए जो इसकी एक्सपायरी डेट है वो क्या है, एक्सपायरी डेट 2021 मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये 1 साल तक चलता है, तो लगभग ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो सिलेंडर है वो तो ठीक है, लेकिन क्या फायर एग्जिट्स, किस तरीके के आपके पास फायर एग्जिट्स हैं यहाँ पे, कहाँ? 2 फायर एग्जिट्स हैं, एक बैकडोर है और एक फ्रंट है हमारा। और हम लोग सारे स्टूडेंट्स को हर महीने यही बताते हैं, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, कि आप कहाँ से यहाँ पे किस तरह से एग्जिट कर सकते हैं। तो हम लोग के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वी आर रियली सेफ अबाउट दैट, बिकॉज सबसे पहले हम लोग के लिए ये सेफ्टी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। कुछ इस तरीके की मैनेजमेंट टीम है आपके पास जो स्टूडेंट्स को ऐसा बताती है कि निकलिए, गाइड करती है? क्या टीम अलग से कुछ बनाई है आपने? आर ट्रेनर्स आर द बेस्ट वन, क्योंकि वही इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट से। तो हम लोग हर जो भी महीना होता है उसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, वंस दे एनरोल तो पूरे स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इस तरह से आपको बाहर निकलना है और अपने आप को और अपने लोगों को सबको सुरक्षित ही बाहर निकालना है। देखिए क्लासेस यहाँ पे होती है अंदर, क्लासेस रूम में भी अंदर जा करके देखते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। देखिए ये क्लासरूम है, यहीं पे क्लासेस चलती हैं बच्चों की। अगर यहाँ पे कुछ फायर जैसी किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है तो बच्चों के बाहर निकलने का एक ही ये रास्ता है, इसके बाद दूसरे 2 एग्जिट्स ये बता रही हैं मैम। 2 एग्जिट्स आपके किधर हैं? आइए उस 2 एग्जिट्स को भी देखते हैं कि किस तरीके के फायर एग्जिट्स हैं इनके पास। सर एक हमारा बैकडोर उधर है, एक एक हम लोग का बैकडोर उधर है और एक इस तरफ है जहाँ से आप चढ़ें सीढ़ियाँ। तो ये एक ही पैसेज है यहाँ पे, कई ये बगल में एक और कोचिंग है शायद आपके, और भी ऑफिसर्स है, तो काफ़ी तंज गली है पैसेज, इसमें बच्चे एक साथ कैसे निकल पाएंगे? क्योंकि नीचे भी जो है पतला सा रास्ता है, तो क्या लगता है आपको ये सिक्योर है ये जगह आपके लिए? सर ऑफ कोर्स सिक्योर है, क्योंकि हम लोग का वो वाला डोर भी है, हमारे पास सारे यही एग्जिट्स हैं, 2 एग्जिट्स हैं। और इन केस ऑफ हमने पूरा BSL को इसीलिए पूरा कांच का बनाया है ताकि कोई भी वॉल का कोई भी हमारे पास वो ना हो, ताकि बच्चे इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सारे कांच हमारे तोड़ सकें और यहाँ के भी जो कांच है वो टूट सके, ताकि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो रुकने के लिए, इसीलिए। तो BSL कोचिंग है ये, साफ तौर से इतनी तमाम कोचिंग्स के बीच में एक ऐसी भी कोचिंग मिली है जिनमें फायर के उपकरण हैं, पूरी तरीके से सुनिश्चित व्यवस्थाएं करी गई है। हालांकि लखनऊ में ज़्यादातर जो 90% कोचिंग्स हैं उनके पास ना फायर NOC है, ना ही उनका LDA द्वारा नक्शा है, जो तमाम मानक है उनके विपरीत चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक BSL कोचिंग है जिसमें साफ तौर से अभी दिखाया कि यहाँ पे इनके पास फायर के इक्विपमेंट्स भी हैं और सारी चीज़ें वैलिड हैं। तो अब अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इन एरियो में इन जगहों पर आग लग जाती है तो BSL से तो बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो और ऑफिसेस हैं, जो और चीजें हैं, वहां से लोगों का निकल पाना संभव होगा या नहीं? कैमरा पर्सन रियाज के साथ अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे साले के बीते दिनों हुए निधन पर बुधवार को आयोजित शांति भोज कार्यक्रम में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत व्यापारी नितिन गुप्ता उर्फ बल्ली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिजनों को सांत्वना भी प्रदान की है। और वहीं आज लखनऊ में साफ हवा और नीले आसमान को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इस दौरान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने भी शिरकत की है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बरसात कम हो रही है और जगह जगह बाढ़ अपना रौद्र रूप भी दिखा रही है। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है और इसका असर कृषि पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एयर पॉल्यूशन पर एक रणनीति बनाए जाने की बेहद आवश्यकता है। वायु प्रदूषण पर जो कार्यशाला की है वो इसलिए कि आज का दिन एनवायरनमेंट के लिए, वायु प्रदूषण को सुरक्षित रखने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और हमको नीला आसमान दिखे, इसके लिए योजना को कार्यान्वयन के लिए की जा रही है। और इसमें हम अपने सभी पत्रकार बंधुओं का
मीडिया के अपने सभी छायाकारों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का विशेष योगदान और सहयोग चाहते हैं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमको मीडिया की सहयोग बहुत ज़रूरी है। और वही ताज नगरी में अब डेंगू और मलेरिया का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही डेंगू का एक मरीज सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था। वहीं आज जिला अस्पताल में एक अन्य डेंगू मरीज भर्ती किया गया है। चिकित्सकों ने उस मरीज के लक्षण देखकर इलाज शुरू कर दिया और रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके हिसाब से मरीज का उचित इलाज भी किया जाएगा। और वहीं लखनऊ के हजरतगंज के होटल लिबाना को सील कर दिया गया है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने होटल की दीवार पर सील होने से संबंधित संदेश वहां पर चिपका दिया है। होटल में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में गोलमोल रिपोर्ट भेजने पर शासन ने एलडीए से सख्त नाराजगी जाहिर की है। शासन ने एलडीए से कहा है कि दोषी अफसरों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा उनको भेजें और वे कब कब यहां पर तैनात रहे हैं। शासन ने यह भी पूछा है कि क्या इंजीनियरों के अलावा अन्य अफसर और कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। इस बारे में तत्काल प्रमाण सहित पूरा ब्यौरा एलडीए से मांगा है। बाकी एस्टैब्लिशमेंट की चेकिंग हो रही है और उसमें होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, मॉल्स है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल्स, कॉलेजेस है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी होगी। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि कोई भी व्यवसाय या कोई भी सेवा जो प्रदान की जा रही है उसमें इस प्रकार से उसको नहीं करने दिया जाएगा जिसमें जान को खतरा हो। और वही रामनगरी अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंतों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। समय रहते अगर जिला प्रशासन ने मामले की नहीं सुलझाया मामले को तो संतों के दो गुटों में संघर्ष की आशंका भी जताई जा रही है। तपस्वी छावनी के महंती को लेकर राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास के नेतृत्व में संतों महंतों का एक प्रतिनिधिमंडल डीआईजी अमरिंदर प्रसाद सिंह से मुलाकात उन्होंने की है और संतों ने डीआईजी को जानकारी देते हुए कहा कि 2019 से तपस्वी छावनी में एक ट्रस्ट काम कर रहा है जिसके तहत जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद के संत दलीप दास को तपस्वी छावनी का महंत बनाया जा रहा है, जिसको लेकर दलीप दास को महंती और चादर ये देनी है, भंडारा भी होना है और उस दिन डीआईजी से संतों ने सुरक्षा की मांग भी की है। महानिरीक्षक जी से यह निवेदन किया कि वर्तमान में जो तपस्वी छावनी पीठ है उस पीठ पर कुछ अराजक बलात् वहाँ उनको किसी भी प्रकार से प्रशासनिक संरक्षण न दिया जाए, क्योंकि वहाँ पहले से ही 2019 से एक ट्रस्ट काम कर रही है और उस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर के श्री महंत दिलीप दास जी और महंत के रूप में वही नियुक्त किए जा चुके हैं। इसलिए वहाँ दूसरे किसी का अधिकार नहीं बनता है। जो भी इस समय अराजक तत्व वहाँ हैं उनको प्रशासन संरक्षण का नियंत्रण करे, संत जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए। तो तपस्वी छावनी के में जो आज अराजक तत्व का जो फैल रहा है उसके लिए उस पर अंकुश लगाएं। प्रशासन से हम लोग मांगते हैं कि उस पर अंकुश लगाएं। और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी अपनी रणनीति मजबूत कर रही है, जिसके चलते आज हरिद्वार पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई नेताओं ने पार्टी का दामन भी थाम लिया है। इस दौरान बसपा से आए रविंद्र पनियल ने यह कहा है कि धामी जी का नेतृत्व और केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व सर्वोपरि है और उनके नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि बीजेपी किसी को हताश और निराश नहीं करती है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेताओं का और राष्ट्र में मोदी जी का पूर्ण समर्थन है और हम अपने लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बहुत लंबा अनुभव है। हरिद्वार क्षेत्र की जनता ने उनको लगातार उस क्षेत्र से चुना है और चूंकि दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और देहरादून में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ की जनता ने चुना है। तो हम लोगों का यही एक प्रयास है कि जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की जो सरकार है वह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान है वो दूसरे दलों में, दूसरी पार्टियों में नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी में जो हम राजनीतिक अपना जो समय लगाते हैं उसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नहीं तो अगली जनरेशन को लाभ है।
और खबर देहरादून से है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत आम जनमानस को गंभीर रोगों से बचाव के लिए जागरूक भी किया जाएगा और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अभियान के तहत मुख्यतः 5 गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अभियान के तहत मधुमेह, कैंसर, टीबी रोग और साथ ही नेत्र संबंधित रोग संबंधित तंबाकू निषेध से संबंधित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। 1 महीने का एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम हमने दिया है जन आरोग्य अभियान। और इस अभियान में 1 कदम स्वच्छता की ओर और 1 कदम स्वास्थ्य की ओर एक बड़ा अभियान हम ले रहे हैं। और लगभग 1000 से ज़्यादा CHO हमारे पास हैं, जो कि MBBS डॉक्टर हैं। सरकार की तरफ से चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायती राज विभाग हो, हर विभाग को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से SOP जारी की गई है कि वहाँ स्वच्छता कैसे रखनी है, क्या क्या वहाँ पे करना है। और कोई भी अगर मरीज आता है तो उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था जिला हॉस्पिटलों में भी कर रखी है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमको सजग भी रहना है, सतर्क भी रहना है। और कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जमीनी हकीकत की तह लेने और उसे अपने पैरों से नापने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की शुरुआत की है। राहुल की इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमीनी स्तर पर माहौल नहीं बनाएंगे, बल्कि विपक्ष के उन नेताओं और छत्रपों को भी सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे जो 2024 के लिए विपक्षी खेमे से PM उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। और इस मौके पर श्री प्रेम मंदिर में हमारे संवाददाता ने हरीश रावत से खास बातचीत की है, वो सुन लेते हैं। जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत कहें कि हो चुकी है, कल से पदयात्रा होगी, कितनी महत्वपूर्ण समझ रहे हैं सर कांग्रेस के लिहाज से? शानदार शुरुआत हुई है, उत्साहपूर्ण शुरुआत हुई है। कल से ये एक नदी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ेगी और जो जो आगे बढ़ती जाएगी समय के साथ जो है ये नदी एक बार ये समुद्र की तरीके से आगे बढ़ेगी और देश के अंदर जो नफरत की ताकतें हैं और जो नफरत है वो बहेगी, बह जाएगी, साफ हो जाएगी और जो प्रेम मोहब्बत जोड़ने वाली ताकतें हैं उनको ताकत मिलेगी। बीजेपी जिस तरीके से निशाना साध रही है कि इससे कांग्रेस खुद का रिवाइवल करना चाहती है, इस तरह की यात्रा से कुछ नहीं हो, क्या कहना चाहिए? इससे जो प्रेम मोहब्बत की गांधी की पॉलिसी थी, कांग्रेस की पॉलिसी थी, उसको ताकत मिलेगी, वो रिवाइव होगी, जिसको भाजपा ने जो है आपने खोखले नारों से पृष्ठभूमि में डाल दिया था। और जब सही भारत का दृश्य सामने आएगा तो कांग्रेस को अपने आप ताकत मिल जाएगी। तो जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, कन्याकुमारी। और वहीं नैनीताल में आज बड़े उत्साह के साथ मां नंदा सुनंदा को उनके ससुराल के लिए विदा किया गया है। इस दौरान भक्तों की भीड़ को संतुलित करने में पुलिस और जिला प्रशासन के पसीने छूट गए। नैनीताल के प्रतिष्ठित मां नंदा सुनंदा मेले में आज अंतिम दिन मां का डोला नगर भ्रमण के लिए निकाला गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बहुत रौनक रहती है, सब इसका आनंद लेते हैं और मुझे लगता है इतना अच्छा नहीं था पे समय लगता है, वो कभी नहीं लगता। आप सब इसका आनंद लें और माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। और वहीं हरिद्वार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो फाइनल कर दी गई है और अब तक हुए चुनाव में बीजेपी जिला पंचायत पर भगवा बुलंद नहीं कर पाई है। इस बार उसके लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और यही वजह है कि प्रत्याशियों को तय करने के लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंचे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने जिला पंचायत के 44 वार्डों के पदों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। और वहीं बेरोजगार संघ ने देहरादून के परेड मैदान से लेकर सचिवालय तक कूच किया है। साथ ही सरकार से सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI से जांच कराने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य गठन से अभी तक जितनी भी परीक्षाएं यहां पर आयोजित की गई सभी में धांधली की शिकायतें आ रही है और ऐसे में सबकी मांग है कि सभी परीक्षाओं की जांच CBI से होनी चाहिए, जिससे कि STF जांच में अगर कोई बचने की कोशिश भी करता है तो CBI उसको बेनकाब कर देगी।
भर्तियां आज तक उत्तराखंड में हुई हैं 2000 के बाद से लगभग जब से राज्य बना है, तो यहाँ पर लगभग हर वर्ग में भ्रष्टाचार हुआ है। नेताओं ने और अधिकारियों ने अपने चहेते लोगों को जो है सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी हैं और हम इसी संघ से जुड़े हुए बेरोजगार संघ से जुड़े हुए लोग हैं और आपका हम ये चाहते हैं कि जो एसटीएफ मामले की जांच कर रही है बहुत अच्छी जांच कर रही है, उसमें सारे अधिकारी अच्छी जांच कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े सफेद पोस्ट हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कब पकड़ में आएंगे। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक ही मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से कि वो सीबीआई जांच के लिए भारत सरकार को संस्तुति करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।